नमस्कार विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। मैं वीके चौधरी, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस पॉइंट क्लासेस में। काफ़ी समय से ये बात चल रही थी कि सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऑफलाइन में आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो तो क्यों नहीं हमें ऑनलाइन भी लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से आपके लिए विशेष तौर पे CC यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चाहे एग्ज़ाम दृष्टि से किसी भी शिक्षक भर्ती के परीक्षा में देखा जाए, रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, अलग अलग नाम दिया गया, लेकिन कहने का मतलब है कि सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है वो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ एक शैक्षिक पृष्ठभूमि से हम हैं, और इसमें ये जो लागू किया गया है CC सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये अत्यंत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं सतत और व्यापक। तो कुछ चीज़ नोट कर लें पहले से, क्योंकि वीडियो शुरू हो रहा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको अलग से कहीं भी बिंदु पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप पूरा कंप्लीट देखेंगे तो सभी आपके जितने भी है समाधान, जितनी भी शंकाएं, उन सभी का समाधान हो जाएगा और इजीली सभी कंपटीशन के सवाल आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल अटेंशन बना लीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि क्लास शुरू करने से पहले अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना, तब चीज़ें क्या लगेगी, हमें आसान लगेगी और समझ में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा कोशिश मेरी ये रहेगी आपको हर एक बिंदु आराम से लिखा कर, ताकि अलग से भी नोट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो, और वो भी एक ऑथेंटिक सबूतों के साथ। ठीक है ना, वरना कई बार हम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी क्या है, कन्फ्यूज़न रहता है। तो हम बिल्कुल प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार पढ़ेंगे कि मापन और मूल्यांकन जो चलता है उससे ये CC यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन कहाँ तक अलग है, कैसे अलग करना है, कहाँ पर अलग है, और ये इसमें क्या क्या खासियत चीज़ें हैं, कहाँ पर प्रश्न बनते हैं, कहाँ प्रश्न हो सकता है गलत हो जाए, कन्फ्यूज़न कहाँ होगा, इम्पोर्टेंट तथ्य कौन कौन से हैं। तो हम सभी पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी सभी शंकाओं का समाधान होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। इतना आपको अच्छा लगेगा, इतना मैं भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है, तो शुरू करेंगे। तो बिल्कुल अटेंशन के साथ जुड़ जाइए, शुरू से लेकर एंड तक हर एक चीज़ को लेने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं CC। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन, नाम से ही लग रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, CCE। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक छोटी सी परिभाषा, जो कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो CBSE की पृष्ठभूमि है उसमें एक ही परिभाषा दे रखी है। वो परिभाषा हम लेते हैं, समझते हैं और फिर इसकी धीरे धीरे प्रस्तावना लेते हैं, और हर एक चैप्टर को, हर एक चीज़ को कैसे है, क्या स्टेप है, कौन से संप्रत्यय है, कब लागू किया गया, बिल्कुल ऑथेंटिक सबूतों के साथ, ताकि हमें एग्ज़ाम में किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहे कि एग्ज़ाम में हम गलत करें। यहाँ सभी समाधान हो जाएंगे। तो बिल्कुल रुचि के साथ जुड़ जाइए और शुरू करते हैं टॉपिक हम CC। तो परिभाषा की हमने बात की आपके सामने। तो परिभाषा आती है रूथरफोर्ड डी रोजर्स। क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम सूचना में डूब रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान की भूख से तड़फ रहे हैं। देखिए, परिभाषा का सेंस है, ऐसे ही परिभाषा CC में नहीं लिखी है। रूथरफोर्ड डी रोजर्स क्या कहते हैं कि हम सूचना में डूब रहे हैं, और क्या है, ज्ञान की भूख से तड़फ रहे हैं। सूचना मतलब आज के समय में सूचनाओं की, इंफॉर्मेशन की, बुक्स की कहीं कमी नहीं है, कहीं कमी नहीं है। जितनी मांगो, एक आप क्लिक करोगे आपको 100 डेफिनेशन मिल जाएगी, 100 किताबें नेट पे मिल जाएगी। लेकिन क्या है, फिर भी क्या है, फिर भी ज्ञान की भूख है, ज्ञान की तड़फ है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं कि सही मैटर क्या है, सही चीज़ क्या है। तो हमें ये समझना है, क्योंकि आप CC देखोगे आपको बहुत सारा मैटर मिल जाएगा, लेकिन उस मैटर में प्रश्न कहाँ से आते हैं, किस प्रकार से आएंगे, और ऑथेंटिक हम कैसे माने। मैंने कह दिया, इसका मतलब क्या, मैंने भी तो कहीं से तो पढ़ा होगा। तो ऑथेंटिक सबूतों के साथ, प्रूफ के साथ, हर एक लाइन जो आपको प्रूफ मिलेगी, तो कहीं भी कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा, डाउटफुल नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा कि हम इसी परिभाषा के आधार पर चल रहे हैं कि सूचनाएं तो बहुत है, मैटर तो बहुत है, लेकिन जो
ऑथेंटिक हो, सिस्टमेटिक हो और हमें आसानी से क्या है समझ में आ जाए, एक इमेज बन जाए। तो मेरा पूरा वीडियो आराम से देखना, पूरी इमेज बनेगी। हम शुरू से लेकर बेस से लेकर चलेंगे और हर एक चीज़ आपके समझ में आसानी से आ जाएगी। शुरू करते हैं अर्थ से। यानी सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रस्तावना। बिल्कुल आराम से सिस्टमेटिक ढंग से धैर्य बनाए रखिएगा और आराम से चीज़ों को समझते हुए चलना है, ठीक है। प्रस्तावना की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 व कार्य योजना जिसे POA कहा जाता है, यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट है, सन याद करना है। कई बार एग्जाम में आता है POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी नई कार्य योजना जो शिक्षा नीति पे लागू हुई, इन दोनों में। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 व प्रोग्राम ऑफ जो एक्शन 1992 ने सिफारिश की, ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए CCE की सिफारिश की। बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट, हर चीज़ आपको पूरा मैटर इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं और हर चीज़ समझ में आएगी, इतना आराम से सोच लें। तो पहला क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ये भी फैक्ट है। और ये भी पूछा जाता है POA नई कार्य योजना है वो कब लागू हुई, तो 1992 में, ठीक है, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा जाता है। तो इन दोनों ने भी शुरुआत की कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, कैसी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण, हमें ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो केवल परीक्षण पर आधारित नहीं हो। ये बात आगे भी आएगी, क्यों, क्योंकि CC क्या कहता है कि परीक्षण नहीं करना है हमें क्या करना है, बालक को गुणवत्तापूर्ण विकास करना है, सभी पहलुओं का विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर CC लागू किया गया है, जो कि मापन और मूल्यांकन से अलग है, क्योंकि उसमें परीक्षण किया जाता है, मार्क दिए जाते हैं, लेकिन इसमें नंबर नहीं है। तो एक एक चीज़ पढ़ेंगे, आराम से जुड़े रहिए, बस आराम से, ठीक है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की क्या की गई, सिफारिश की गई। फिर बात आती है नेक्स्ट, एक नंबर हमने ले लिया। दूसरे नंबर बात आती है NCF 2005, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, हिंदी में भी लिख देते हैं आपके लिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, ठीक है। NCF का भी अलग से हम एक अच्छा चैप्टर लेंगे, उसमें सभी चीज़ें आपको याद कराएंगे। इसकी निर्देशक सिद्धांत है, पीस एजुकेशन क्या है, और अन्य जो विषय हैं शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों के लिए क्या क्या सुझाव दिए हैं, परीक्षा संबंधी क्या सुझाव दिए हैं, तो बिल्कुल वो भी आराम से लेंगे। जैसे ये याद होगा वो भी आपको पूरा कंप्लीट आराम से याद हो जाएगा। तो बात करते हैं NCF। वर्तमान में जो NCF अभी तक चल रहा है वो 2005 ही है। 2005 को ही आधार मानकर, इसी आधार मानकर हम क्या है, शिक्षा में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन महत्वपूर्ण बिंदु को हमने क्या किया है, शामिल किया है। तो ध्यान रखना, अभी पूछेगा वर्तमान में कौन सा NCF चल रहा है, तो वर्तमान में कौन सा है, NCF 2005 ही है। आगे नई शिक्षा नीति के अनुसार नया NCF बनने के लिए प्रोसेस शुरू है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए अभी तक वर्तमान में जो NCF है वो 2005 ही है। ये वर्ड यहाँ आ गया तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि चीज़ें हम स्पष्ट करते चलेंगे और एग्जाम के अकॉर्डिंग। पाठ्यचर्या, कैरिकुलम क्या है, देखिए एक शब्द हम लेते हैं सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, और एक आता है कैरिकुलम पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या एक विस्तृत अवधारणा है, यानी जिसमें
शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैरिकुलम कहते हैं। यानी कैरिकुलम डिवाइड होता है दो भागों में, कैरिकुलर एक्टिविटीज़ एंड को कैरिकुलर एक्टिविटीज़। हिंदी में हम कहें शैक्षणिक गतिविधियां और सह शैक्षणिक गतिविधियां दोनों जब मिलती है विस्तृत एरिया है, तो पाठ्यचर्या एक क्या है, व्यापक है, विस्तृत एरिया है, जो एनसीएफ कहता है। तो एनसीएफ क्या सुझाव देता है इसी में, एनसीएफ कहता है कि प्रत्येक स्कूल में, एनसीएफ क्या कहता है, प्रत्येक स्कूल में एक लचीली, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है, एक लचीली मतलब क्या है, एग्जाम का ज़्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, एग्जाम के प्रेशर को कम करना, एग्जाम के भय को थोड़ा सा दूर रखना, बच्चे का गुणवत्तापूर्ण विकास करना। आगे बिंदु लेंगे, बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट सब मैटर, केवल बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोला हुआ यहाँ तो अच्छा लगेगा लेकिन फिर भूल जाओगे। तो क्या है, लिखा हुआ पड़ेगा, एक बार आपने लिख दिया तो सारी चीज़ें क्या है आपको याद भी रहेगी। तो मैं लिखने पर भी आपको उतना ही जोर दूंगा जितना समझाने पर दूंगा, ठीक है। तो समझना भी है और लिखना भी है, ताकि दोबारा हमें इस बिंदु को बार बार पढ़ना नहीं पड़े, एक जगह हमारा मैटर आ जाए और सभी चीज़ें हमें क्या हो, याद हो। तो क्या है, एक लचीली, सतत और व्यापक नामांकन, जो मूल्यांकन को क्या किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद बात आती है निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, RTE 2009। क्या कहता है, ये कहता है कि स्कूलों में जो पाठ्यचर्या है, स्कूल में पाठ्यचर्या का निर्माण CCE को ध्यान में रखकर, CCE को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए। और इसी के अंतर्गत जो RT है, इसी के अंतर्गत धारा 29 में यह बात स्पष्ट की गई है, ठीक है। धारा 29 जब हम पढ़ते हैं RT 2009, तो 29 और 30 है वो क्या है, पाठ्यक्रम से संबंधित है। पहले क्या है 24 से 28 जो विद्यालय और शिक्षकों से संबंधित है, और 29-30 है वो क्या है, पाठ्यक्रम। तो RT भी एक अलग से हम चैप्टर लेंगे, बहुत बढ़िया, सभी धाराएं जोड़ के याद करेंगे, नॉलेज को स्थायी करेंगे, केवल लिखा पढ़ाया नहीं बल्कि समझा कर उस नॉलेज को आत्मसात करवा देंगे। तब आपको लगेगा कि बिल्कुल हमें याद है और आप सवाल क्या है सही कर पाओगे। केवल ये नहीं कि हमने याद करवा दिया, मैंने पढ़ दिया, मुझे आ रहा है, नहीं, आपको याद होगा और प्रश्नों को क्या है आप आराम से हल करोगे, सामने देखकर हल करोगे, इतना वादा है। चलिए, क्या देखा हमने कि धारा 29, तो ध्यान रखना धारा 29 और 30 है जो 2009 की, वो पाठ्यक्रम से संबंधित है। और उसी में ये सुझाव दिया है कि जो पाठ्यचर्या या हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे वो CC को थोड़ा सा ध्यान में रखकर करना है, ताकि बच्चे निरंतर रूप से क्या है जुड़े रहें और उनका धीरे धीरे क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो हमने क्या ली, प्रोसेस शुरू से क्या लिया कि जो एजुकेशन पॉलिसी है उसने क्या सुझाव दिया, फिर हमने बात की कि सतत और जो कैरिकुलम, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, उसने किस प्रकार की बात की, NCF 2005 इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात की निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RT 2009, धारा कौन सी है, 29 धारा में। तो ये हमने क्या लिया, केवल सिंपल सी प्रस्तावना ली, ठीक है। प्रस्तावना के बाद बात करते हैं अर्थ की।
यहाँ पर प्रश्न आता है, ठीक है ना, उसमें प्रश्न आएगा धारा से संबंधित। अब बात करते हैं अर्थ की, जो वास्तव में इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। किसकी बात कर रहे हैं हम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो क्या है सतत और व्यापक मूल्यांकन? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यालय आधारित वह मूल्यांकन है, विद्यालय आधारित वह मूल्यांकन है जिसमें सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल सा अर्थ लिया है, फिर हम इस अर्थ को और स्पष्ट करते हैं। क्या है, देखिए सीसी क्या है। सीसी कहता है कि सीसी का अध्ययन विद्यालय आधारित, क्या है, विद्यालय आधारित वह मूल्यांकन है, या विद्यालय आधारित वह मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें क्या है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। यानी सीसी कहता है कि हमें बच्चों का संपूर्ण विकास हो, इसके लिए जो भी साधन उपकरण, जो भी उपकरण है, जो भी तकनीक है अपनानी पड़े वो अपनानी चाहिए, जिससे कि क्या हो, बालक का निरंतर विकास होता चले, सभी पहलुओं का विकास हो। केवल शिक्षा के विकास की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो अलग से मापन और मूल्यांकन पढ़ते हैं उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है कि आपको सिर्फ उसका रिजल्ट देना है कि रिजल्ट क्या है, जबकि यहाँ रिजल्ट ज़्यादा मायने नहीं रखता, यहाँ मायने रखता है सर्वांगीण विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और सभी पहलुओं को मूल्यांकन में शामिल करना। इसमें शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों प्रकार के साथ में आते हैं। फिर इसको डिवाइड करते हैं अलग से, तो अलग से भी सवाल आता है, अलग से कैसे, कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो सतत है, इस सतत का क्या अभिप्राय है, सतत से आप क्या समझते हैं। तो हम इसको स्पष्ट करते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। सतत का सीधा सा मतलब है क्या है, एक शाब्दिक अर्थ हम निकालें तो एक हो जाता है निरंतर, या हम इसको ले सकते हैं कर्मिक। ठीक है, निरंतर और कर्मिक। लेकिन प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न यह आएगा कि निम्न में से सतत और व्यापक में सतत से अभिप्राय है या सतत में कौन सा बिंदु शामिल किया जाता है। तो उसमें आपको बिंदु देंगे, कुछ व्यापक के भी दे सकते हैं, कुछ अलग भी दे सकते हैं, और कुछ आपको सतत का मिलेगा, एक पॉइंट वो आपको पकड़ना है। तो क्या है वो बिंदु लेते हैं। तो सतत का मतलब क्या है, सतत का मतलब ये निरंतर और कर्मिक तो है ही, लेकिन शब्द ये है कि यह संपूर्ण सत्र पर्यंत, क्या कहा, संपूर्ण सत्र पर्यंत चलती रहती है। दूसरा बात कहें, यह संपूर्ण शैक्षिक अवधि में फैली रहती है। ये बिंदु ले रहा हूँ, लाइनें इसी में से सवाल है, क्योंकि मेरा एक एक शब्द है वो बिल्कुल ऑथेंटिक किताब में से, ऑथेंटिक बुक्स में से वही समझ के उसका सार रूप आपको ग्रहण करा रहे हैं, ताकि जहाँ भी मिलेगी चीज़, ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी आपको, तो बिल्कुल आप निश्चित रहें। तो क्या बात की हमने, सीधा है संपूर्ण सत्र पर्यंत चल रही, या जो शैक्षणिक अवधि है संपूर्ण शैक्षणिक अवधि, यानी सत्र जब प्रारंभ होता है, जब शुरू में एडमिशन प्रारंभ होते हैं, सत्र शुरू होता है, उस सत्र शुरू से लेकर सत्र जब तक एंड होगा तब तक जो निरंतर प्रक्रिया चलती है वो क्या है, सीसी है। और इसी का मतलब, निरंतर का मतलब क्या है, ये सतत। तो सतत का अभिप्राय है, इतना याद रख लेना, ज़्यादा नहीं तो सत्र पर्यंत समझो, पूरा याद सार रूप कहूँगा कि एक चीज़ याद आए तो उसके आसपास की चीज़ें हमें याद आ जाए। एक शब्द याद कर लिया कि सतत, यानी संपूर्ण सत्र पर्यंत। अब सत्र पर्यंत कहें या संपूर्ण शैक्षणिक अवधि में फैली कहें तो भी एक ही बात है। तो सतत का मतलब ये है। अब इस सतत में प्रमुख रूप से हम क्या लेते हैं,
जो बालक है उस बालक का स्वयं मूल्यांकन सम्मिलित रहता है। और क्या रहता है? फीडबैक समझते हैं? नहीं तो मैं समझा देता हूं। फीडबैक का मतलब होता है प्रतिपुष्टि। आगे और पढ़ेंगे हम प्रतिपुष्टि। स्वयं मूल्यांकन करना, फीडबैक देना और निदान। ये भी आपके रीट में फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी टॉपिक आता है, निदान। और निदान का मतलब एक ही होता है, कारणों का पता लगाना। यानी निदान के साथ जो वर्ड याद रखना है वो कारण। तो निदान भी करना है और फिर क्या करना है? उपचार भी करना है। तो इसीलिए क्या है, सीधा सा वापस कंक्लूज कर रहा हूँ सतत को। ठीक है, समझाया भी, लिखाया भी, फिर समझा रहा हूँ। सतत का मतलब है निरंतर, सत्र पर्यंत। एक शब्द याद कर लो, सत्र पर्यंत, एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आपको सवाल मिल जाएगा। दूसरा ये बात है कि ये संपूर्ण शैक्षणिक अवधि में क्या है? फैली रहती है। फिर संपूर्ण शैक्षणिक अवधि में इसका मतलब क्या है? इसमें धीरे धीरे बच्चों का क्या है? निदान मतलब कारणों का पता लगाना, कहाँ कहाँ समस्या आ रही है। फिर क्या करना है? उपचार भी लेना है। फिर फीडबैक भी प्राप्त करनी है ताकि प्रतिपुष्टि की जा सके और सकारात्मक कार्रवाई भी हम कर सकें। तो ये क्या है? सतत। बिल्कुल स्पष्ट है, आराम से देख लें। ठीक है ना, देख के आराम से लिखना है, नोट करना है और फिर कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं दूसरा, व्यापक। अब व्यापक से क्या समझते हैं? देखिए, नाम ही व्यापक है। व्यापक से सीधा सा आपको करना है इसमें व्यापक का मतलब है शैक्षणिक व सह शैक्षणिक। क्या कहा मैंने? शैक्षणिक व सह शैक्षणिक दोनों गतिविधियां, दोनों शामिल। पहली चीज क्या कहा? पहली चीज कि शैक्षणिक और सह शैक्षणिक। मैं समझा भी चुका हूं पहले कि शैक्षणिक का मतलब क्या होता है? कक्ष में जो पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो हमारे बिंदु है, विषय वस्तु है, उसको पढ़ाया, वो कक्षा के अंतर्गत जितना भी अध्ययन सामग्री है, ज्ञान है, उसे हम कहते हैं शैक्षणिक। क्लियर? सह शैक्षणिक किसे कहते हैं? पढ़ाई के अलावा जो भी क्रियाएं की जाती है, जैसे खेलकूद है, डिबेट्स है, भाषण है, नृत्य है, अन्य एक्टिविटीज़ है, जिससे कि बच्चे का क्या हो? डेवलप हो। भाषण प्रतियोगिता हो सकती है, निबंध हो सकती है, रंगोली हो सकती है, ये अन्य सभी जितनी क्रियाएं हैं वो क्या है? सह शैक्षणिक। तो ये क्या है? व्यापक है, बहुत ज़्यादा व्यापक है। और व्यापक का मतलब क्या है? इसमें सभी एक्टिविटियों को साथ में शामिल कर लिया है, जिसमें क्या है? शैक्षणिक भी है और सह शैक्षणिक भी है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? व्यापक कहते हैं। अब शैक्षणिक और सह शैक्षणिक में और क्या आ सकता है? तो सीधी सी दूसरी बात लेते हैं। इसमें जितने भी उपकरण तकनीकों, साधनों, सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है, सीधा ले लिया, समझ लिया। क्या बात याद रखनी है? सीधा सा एक रखना कि व्यापक का मतलब होता है शैक्षणिक और सह शैक्षणिक। एक शब्द याद रख लिया। क्लियर? उसके बाद क्या आएगा कि जितने भी उपकरण हैं, जितनी भी तकनीकें हैं, जितने भी साधन हैं, वे सभी क्या रहते हैं? वे सभी इसमें क्या रहते हैं? समाहित रहते हैं। कौन कौन से साधन? जैसे प्रयोगशाला है, लाइब्रेरी है, ये सब क्या है? वाचनालय है, अन्य जितने भी खेलकूद सामग्री है, पुस्तकालय में किताबें हैं, वे सभी सामग्री है, खेलकूद, अन्य कितने भी साधन हैं। यानी सीधा पूछेगा, साधन, उपकरण, तकनीकें, वे भी क्या इसमें शामिल है। तो इस कारण क्या हुआ? दोनों हो गया। यानी व्यापक में ये सभी चीजें क्या रहेगी? सम्मिलित रहेगी। अब कंक्लूजन करते हैं। सतत और व्यापक दोनों हमने पढ़ लिया, तो ये क्या है? कंक्लूजन करें तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो सीसी है वह विद्यालय की संपूर्ण शिक्षा के साथ साथ परीक्षण पर बल न देकर, किस पर बल नहीं दे रहा है? परीक्षण पर बल नहीं दे रहा। ध्यान रखना, सीसी है वो परीक्षण पर बल नहीं देता, बल्कि परीक्षण बल पर न देकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
बालक के सर्वांगीण विकास को महत्व देती है, क्या महत्व देता है। ठीक है, क्लियर। क्या कह रहा है, ये संपूर्ण शिक्षा यानी संपूर्ण शिक्षा में फैला हुआ है और इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य परीक्षण पर बल नहीं देकर किस पे बल दे रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दे रहा है, जिसके क्या हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। ये मेन क्या है, मेन इसका उद्देश्य है किसका, सीसी का, कि संपूर्णतावादी जो शिक्षा है, संपूर्ण शिक्षा प्राप्ति पर यह बल देता है, केवल परीक्षण पर बल नहीं देता कि परीक्षण हो गया और उसके बाद क्या किया, हमने फ्री कर दिया। तो परीक्षण पर आधारित नहीं है, बल्कि संपूर्णतावादी शिक्षा पर आधारित है। सीधा उत्तर आ गया, ऑप्शन आ गया कि सतत और व्यापक परीक्षण पर बल देता है, तो परीक्षण पर बल नहीं देता है। परीक्षण पर बल कौन देगा, मापन और मूल्यांकन। ठीक है, जब आप पढ़ोगे क्या है, मापन और मूल्यांकन, तो मापन और मूल्यांकन जो आएगा उसमें क्या बल दिया जाता है, परीक्षण पर, लेकिन इसमें परीक्षण पर बल नहीं दिया जाता। बल न देकर हम किस पर बल देते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर क्या देते हैं, बल देते हैं। अब पढ़ते हैं इसके थोड़े से कुछ उद्देश्य है, उद्देश्यों के बारे में हम बात करते हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट लेंगे, सब स्पष्ट हो जाएगा आराम से। सीसी के उद्देश्य, पूरा वीडियो आराम से देखना। अभी हम उद्देश्य लेंगे, फिर दोनों राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे, सीबीएसई के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। मैंने कहा ना, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, बस ध्यान से देखना, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सीसी को क्या समझाया गया है, किस तरह से समझाया गया है, और सीबीएसई के पैटर्न से क्या समझाया गया। तो हम सभी चीज़ ले रहे हैं, इसलिए एक एक चीज़ ले रहे हैं। उद्देश्य भी ग्रहण है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है, सतत और व्यापक के अंतर्गत जितनी भी शब्दावली है, रचनात्मक, योगात्मक, एफए, ऐसे सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे। बस समझते जाइए, आराम से देखते जाइए, तो कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है कि बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें हैं धीरे धीरे आएगी। आप सोचोगे वो चीज़ अभी तक आई नहीं, तो चीज़ें सारी आएगी, लेकिन क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। तो बात करते हैं उद्देश्यों की। ठीक है, उद्देश्य में सबसे पहले उद्देश्य क्या लेते हैं, बाल केंद्रित है। इसका मतलब सीधा सा बालक को केंद्र बिंदु मानकर उसके संपूर्ण विकास पर बल। ठीक है, क्या कह रहा है, बालक को केंद्र बिंदु मानकर। बालक क्या है, सेंटर है। आज का जो एजुकेशन है वो क्या है, वो चाइल्ड सेंटर है। क्यों सेंटर है, क्योंकि मनोविज्ञान में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि बालक शिक्षा का मुख्य केंद्र है, और यही कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। इसलिए आगे सीसी के हम पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें सीसीपी, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, यानी बाल केंद्रित शिक्षण पर बल दिया गया है, जो राजस्थान में उसी पर बल दिया गया है। तो हम वो चीज़ भी पढ़ेंगे, आगे आएगा जो चैप्टर हमारा, इसी के अंतर्गत अगला पॉइंट आएगा। तो यहाँ बात क्या कर रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा, यानी शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। हमें बालक के संपूर्ण विकास करना है, उसकी रुचि है, अभिरुचि है, क्षमता है, उसकी योग्यता है, उसकी दक्षता है, उसको ध्यान में रखकर उसको शिक्षा प्रदान करनी है, और धीरे धीरे एक एक स्टेप करके उसको आगे बढ़ाना है, ताकि उसमें परीक्षा का भय निकल जाए, आराम से वो एग्जाम दे सके और अपना विकास भी कर सके। किसी प्रकार का उस पर दबाव नहीं हो, तनाव नहीं हो, बिल्कुल फ्री माइंड से आराम से एग्जाम दे, जितना आ रहा है उतना दे, और सीखता जाए, धीरे धीरे विकास करता जाए, डेवलपमेंट करता जाए। यही सतत और व्यापक है। दूसरा बिंदु, गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आगे लेंगे हम गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो गतिविधि बेस हो, एक्टिविटी बेस हो, जिससे क्या होगा, बच्चा जुड़ेगा और उन चीज़ों को याद कर लेगा। देखिए, छोटी सी कुछ आपको 4-5 मीनिंग है बच्चे को याद करवानी है, जैसे लाफ यानी हंसना, वीप यानी रोना, ये क्या है, खड़े होना, इसका मतलब गो, कम, बैक, ये क्या है, जंप। ये सिंपल मीनिंग है, बच्चा याद नहीं हो रही, तो आप क्या करो, पहले लिखो और फिर बच्चों से एक्टिविटी कराओ
कि मैं जब कहूँगा जंप यानी कूदना है, जब मैं कहूँगा डांस तो डांस करना है, ये क्या है, ये करेगा तो बच्चा फट से उन मीनिंगों को क्या है आसानी के साथ सीख लेगा। फिर उसे वही मीनिंग लिखाओ तो उसको समझ में आ जाएगी, वो 2 या 3 बार कहेंगे तो उनको आराम से समझ आएगी। यही क्या कह रहा है, गतिविधि आधारित शिक्षण यानी क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, उस पर क्या है CCE बल देता है कि एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होनी चाहिए उस पर बल देता है। तीसरा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करना व ज्ञान के स्थायीकरण पर बल। क्या कह रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करना और ज्ञान को क्या करना, ज्ञान को स्थायीकरण करना। एनसीएफ की बात ले रहा है। एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ के जो 5 निर्देशक सिद्धांत है उसमें पहला सिद्धांत क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना। तो पहला सिद्धांत ही वो कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ो तो आपको क्या लगेगा, इजी लगेगा, चीज़ें याद हो जाएगी। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बस एनसीएफ के आधार पर ही पढ़ा रहा हूँ। जो एनसीएफ ये कहता है कि नॉलेज को स्थायी कराओ, मैं नॉलेज को स्थायी करूँगा, केवल बोल के बात करके कंप्लीट नहीं करेंगे, नॉलेज को जोड़ेंगे और चीज़ों को याद करवाएंगे, कैसे प्रश्न बनते हैं, कहाँ क्या प्रश्न आता है। तो सीधा सा बात हो गया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करना और स्थायीकरण पर बल, किसके, ज्ञान के। चौथा लेते हैं जो प्राथमिक शिक्षा है, क्योंकि ये जो राजस्थान में मेन लागू किया गया वो राजस्थान में प्राथमिक लेवल पर, तो प्राथमिक स्तर को मुख्य बल देना। प्राथमिक स्तर को इसमें क्या है, मुख्य बल दिया गया है। प्राथमिक स्तर क्या काम करता है, नींव का काम करता है। भाई जब नींव मजबूत होगी तभी क्या होगा, तभी विचारधारा आगे चलेगी, मकान अच्छा बनेगा। तो नींव मजबूत करना यानी प्राथमिक स्तर को मजबूत करना, एक मजबूत नींव प्रदान करना जिससे क्या हो, आगे की शिक्षा अच्छी प्रकार से जा सके। तो बिल्कुल क्या है, समझते हुए चलना, आराम से देख लें, पॉइंट लिखें और फिर आराम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया चीज़। क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बल देना। ठीक है, समझ लें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। सीधा पूछेगा निम्न में से कौन सा एक सीसी का उद्देश्य नहीं है, तो ध्यान रखना कि केंद्र बिंदु कौन है, बालक, रटना नहीं है, सिर्फ सिंपल पॉइंट लेना है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है यानी बाल केंद्रित। दूसरा क्या कह रहा है, गतिविधि आधारित शिक्षण, जिसे क्या कहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जो ABL आगे हम पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। इससे क्यों लेते हैं, ताकि बच्चे की क्या हो, रुचि बनी रहे, वो बच्चा रुचि लेगा, आराम से काम को सीखेगा, उसका रुचि होगा, इंटरेस्ट होगा। फिर क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर बल देता है और ज्ञान का क्या कर रहा है, स्थायीकरण, किसका, नॉलेज का। और मेन है कि प्राथमिक जो स्तर है उसकी जो नींव है उसको क्या करना, मजबूत करने पर क्या देता है, बल देता है। आगे बढ़ते हैं, 2-3 और ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सवाल क्या बनेगा, वही बात की है मैंने। फिर क्या है, बच्चों में मौलिकता व सृजनात्मकता का विकास करना। ठीक है, सिंपल है, आराम से। सृजनात्मकता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी एक ही बात है। क्या है, मौलिकता। मौलिकता किसका गुण है, सृजनात्मकता का। आपने बाल्यावस्था में पढ़ा होगा, बाल्यावस्था की मेन विशेषताओं में आता है कि सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। तो वहाँ से बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, तो बच्चे में क्या है, सृजनात्मकता, और जिसमें क्या है, मौलिकता। तो सृजनात्मकता की ही विशेषता है मौलिकता और नवीनता। जब किसी नवीन या मौलिक वस्तु का हम निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो सृजन कहलाता है। तो बच्चों में इसी प्रकार से वो अपनी इच्छा से उसको खेलने दो, जो करता है कार्य अपने ढंग से उसको करने दो। आप तो उसको देखते रहो, आकलन करते रहो। तो सीखने सिखाने के दौरान जो निरीक्षण करते हैं उसे क्या कहते हैं, आकलन। तो ये भी आप में कन्फ्यूजन है, हम कन्फ्यूजन को स्पष्ट करेंगे। आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है, हर चीज़ महत्वपूर्ण है। बस जुड़े रहिए, किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी, रुचि के साथ बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आराम से देखेंगे, समझेंगे, बातें सारी समझ में आ जाएगी, आपको स्पष्ट नॉलेज हो जाएगा। तो बात करते हैं कि मौलिकता और सृजनात्मकता का क्या होता है, विकास होता है। फिर क्या किया जाता है, मेन उद्देश्य, स्तर के अनुसार, स्तरानुसार यानी स्तर के अनुसार शिक्षण योजना
तैयार करना और न्यून स्तर पर निरंतर प्रयास द्वारा सुधार करना। ठीक है, शिक्षण योजना बनाएंगे, इसकी आगे भी हम बात करेंगे शिक्षण योजना। और एक और ले लेते हैं, जो शिक्षक है, शिक्षक को समुदाय से जोड़ने के लिए बालकों के कार्य व समस्याओं को अभिभावकों के साथ शेयर करना। इसमें क्या किया जाता है, शिक्षक है तो उसको सामुदायिक भागीदारी हो, समाज के साथ उसका भी क्या हो, जुड़ाव हो। इस कारण समय समय पर अभिभावक, जो बच्चे के अभिभावक हैं, जो सीसी से जुड़े हैं, उनके साथ क्या करना, मीटिंग करना और उन्हें बच्चे की जो प्रगति है उस प्रगति से क्या कराना, अवगत करवाना, ताकि दोनों में इंटरेक्शन हो कि बच्चे में क्या समस्या आ रही है, कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम सही तरीके से इसको लागू कर कर बच्चे के सर्वांगीण विकास पर क्या दे सकते हैं, बल दे सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राजस्थान की। मैंने कहा था पहले आपको कि सीसी ही दो प्रकार से है, लागू तो एक ही है, बातें एक ही है, सभी रचनात्मक आकलन है, वही एफए है, वही सी है, वही बेसलाइन असेसमेंट है, वही चेकलिस्ट है, वही शिक्षण डायरी है, लेकिन तरीका अलग अलग है, प्रोग्राम अलग अलग है। तो किस प्रकार से हम राजस्थान राज्य की पहले बात कर रहे हैं, फिर सीबीएसई की भी बात करेंगे, लेकिन इसमें जो बिंदु आएंगे, बिंदु तो एक ही है, फ़र्क क्या है, फ़र्क सब इतना है कि यहाँ कितने टर्म्स होते हैं या अवधि कौन सी है, और सीबीएसई में अलग से अवधि होती है, तो वो किस प्रकार की है, ग्रेडिंग किस प्रकार की होती है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी चीज़ें सेम है। हमारी सीसी का जो लागू करने का उद्देश्य वही है, कौन से कार्य करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वो भी दोनों में एक ही है। सीबीएसई का ले लें चाहे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ले लें। तो अब कुछ राजस्थान की मेन बातें कि कौन कौन से मुख्य बिंदु है जो राजस्थान में सीसी चल रहा है, तो उसके हम बिंदु को समझते हैं, महत्वपूर्ण है एग्जाम के अकॉर्डिंग भी। तो समझते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सीसीई। ठीक है, अब सीसी का मतलब समझ गया। अब मैं सीसी लिखूं तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए आराम से, मैं सीसी की बात कर रहा हूं, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं कि जो राजस्थान में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक है, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, यानी पहले शुरुआत की तो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस सत्र में की, तो सत्र आएगा शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2010-11 में अलवर के 40 व जयपुर के 20 कुल 60 विद्यालयों में सीसीई को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ किया गया।
क्या सवाल बना? सवाल सीधा सा बनेगा कि राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत की गई वो क्या है? शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट किया। याद रखना, सत्र याद रखना, सत्र 2010-11। फिर क्या रखना है? अलवर के 40 और जयपुर के 20। ये पूछे नहीं पूछे, कम से कम इतना याद रखना, कुल कितने विद्यालयों में प्रारंभ किया गया था, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कंपटीशन में। ऑथेंटिक चीज़ है, ऑथेंटिक लाइन है, सीधी लाइन उठाई और पूछ लिया प्रारंभिक तौर पे राजस्थान में जब शुरू किया गया तो कितने विद्यालयों में शुरू किया गया। तो सिंपल सा आंसर है कितना? 60 विद्यालय। प्रारंभ किया गया वो किस सत्र से किया गया? तो सीधा सा उत्तर है 10 और 11 सत्र में जो है प्रारंभ किया गया। अब दूसरी बात आती है संपूर्ण रूप से। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा है ये भी इंपॉर्टेंट है। सत्र 2015-16 से सभी समन्वित राजकीय विद्यालयों में सीसी को लागू कर दिया गया। यानी संपूर्ण राजस्थान में। क्लियर? देखिए यहां कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दो आपको याद करवाते हैं। क्या कहेगा कि कौन सा सत्र? 2015-16, 2015-16, स्टार्टिंग 2010-11। क्लियर? राजस्थान की बात करें, सीबीएसई में लेंगे अलग पैटर्न लेगा, पहली से 5वीं अलग है, छठी से 8वीं अलग है, 9, 10th का अलग है। तीनों लेंगे, तीनों प्रूफ के साथ लेंगे, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। एक दो सवाल आ चुके हैं, पिछले रीट में भी आए थे, अलग एग्जाम में भी आए थे, तो हम सभी सवालों को लेंगे। तो यहाँ क्या है? सत्र 15-16 में सभी जितने भी समन्वित राजकीय विद्यालय है उन विद्यालयों में सीसी को लागू कर दिया गया। और उसमें भी क्या है? संपूर्ण राजस्थान का भी पूछे कि संपूर्ण राजस्थान में सीसी को कब लागू कर दिया गया, तो भी क्या है? सत्र 2015-16। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्या है? देखना, सभी संपूर्ण राजकीय विद्यालयों में, और राजकीय विद्यालयों में भी सीसी को लागू कर दिया गया, लेकिन पूछे कि कौन सा कक्षा स्तर, किस कक्षा स्तर पर लागू किया गया, तो ध्यान रखना कक्षा 1 से 5। क्या कहा मैंने? ध्यान रखना कक्षा 1 से 5, या फिर मैं कह दूं कि जो प्राथमिक स्तर है, ये सवाल को घुमाएगा, प्राथमिक स्तर पर इंपॉर्टेंट, कक्षा 1 से 5। देखिए स्पष्ट करता हूं, पहले देख लिया लिख लिया, अब स्पष्ट करता हूं, थोड़ी सी बात समझे मेरी। 2000 कह रहे हैं कि 2015-16 में संपूर्ण राजस्थान में। अब संपूर्ण राजस्थान में आपके ऑप्शन आए, एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, समझा देते हैं। चलो ये देख लिया, समझा के आपको बता देते हैं। क्या बात की? संपूर्ण राजस्थान, पहली बात की संपूर्ण राजस्थान। दूसरी बात क्या की? सभी विद्यालयों में, सभी जो राजकीय विद्यालय है उन सभी विद्यालयों में, सभी विद्यालयों का मतलब क्या है? लागू तो सभी विद्यालयों में किया। अब सभी विद्यालय कौन से आते हैं? सभी विद्यालय जैसे कक्षा 1 से 5, 1 से 5 आ गया, 1 से 8 आ गया, 1 से 10 आ गया और 1 से 12 आ गया। 1 से 10 जो है, अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 1 से 10 को क्या कर दिया गया? 1 से 10 सभी स्कूल या विद्यालय को कर्मोन्नत कर दिया गया है। कर्मोन्नत कर 1 से 12 तक
ठीक है, क्रमोन्नत कर 1 से 12 तक कर दिया है। यानी अब जो पैटर्न है कक्षा 1 से 10 तक का 10वीं जितनी भी स्कूल है सभी जो HM का पद था वो भी समाप्त कर दिया और सभी जो 10वीं तक के विद्यालय थे उन्हें 12वीं तक क्या कर दिया, क्रमोन्नत कर दिया। लेकिन अब देखा जाए तो पहले तो 1 से 10 था, यानी कि पहले विद्यालयों की क्या श्रेणी थी, 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, यानी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना, शब्दों का यही खेल है। एग्जाम क्या है, शब्दों का खेल है। प्रारंभिक और सीधा आपने प्राथमिक, फर्क हो गया। प्रारंभिक यानी 1 से 8 और प्राथमिक मतलब क्या हो गया 1 से 5। तो जल्दबाजी में आपने प्राथमिक याद है और प्रारंभिक पढ़ दिया तो आंसर आपका गलत। ये 7 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, हम भी गलती करते हैं, जल्दी पढ़ते नहीं है कि लिखा क्या है। इसलिए मैंने आपको पूरा मैं प्रश्नों के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ कि ध्यान रखना प्रश्न क्या पूछा जाए। प्रश्न पूछा जाए विद्यालय, तो विद्यालय क्या है 1 से 5 में भी क्या है, क्योंकि हमने कहा कि सभी विद्यालयों में तो लागू किया गया, लेकिन सभी विद्यालयों में भी क्या, अगर कक्षा स्तर पूछे, सभी विद्यालयों में जो कक्षा स्तर है तो कक्षा स्तर कौन सा है, कक्षा 1 से 5। कक्षा 1 से 5 तक लागू, या इसी चीज को कहा जाए तो ध्यान रखना प्राथमिक, प्रारंभिक मत कर देना, प्राथमिक स्तर पर लागू। राजस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, राजस्थान की बात करें, CBSE में 10 तक है, लेकिन यहाँ हम राजस्थान की बात करें, इसीलिए मैंने कहा पहले राजस्थान की बात करते हैं फिर वहाँ। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम अकॉर्डिंग दोनों है। कोई कहता है CBSE कोई मतलब नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार रीट में उससे पिछली बार 2-4 सवाल आ चुके हैं, तो सवाल कहीं भी आएगा हमारा बाहर नहीं जाएगा, दोनों को हम लेंगे समझेंगे। अभी राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो कक्षा स्तर कौन सा है, कक्षा 1 से 5 या प्राथमिक स्तर पर लागू। लेकिन विद्यालय तो क्या होंगे, सभी विद्यालय है। क्यों, क्योंकि जो कक्षा 1 से 8 तक का विद्यालय है तो क्या उसमें 1 से 5 नहीं है, 1 से 5 भी है। कक्षा जो 1 से 12 है तो क्या इसमें 1 से 5 नहीं है, इसमें भी 1 से 5 है। तो विद्यालय तो उसमें भी लागू हो गया। ये तो नहीं कह सकते कि 1 से 5 तक के विद्यालय उसमें ही लागू है, तो 1 से 5 का विद्यालय हो गया, इसका मतलब प्राइमरी विद्यालय। इसका मतलब 10वीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है, उसमें क्या CC नहीं चलता, चलता है। तो विद्यालय सभी में लागू कर दिया गया। लेकिन जो स्तर कक्षा का है, जो टीचर है यानी 1 से 5 तक जो टीचर पढ़ाएंगे वो CC के अनुसार बच्चों को अध्ययन करवाएंगे। तो जैसा सवाल वैसा जवाब, पहले प्रश्न पढ़ना फिर उत्तर देना। तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना। तो मैंने पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है ना, इतना समझाया, लिखा है, इसीलिए लिखा है कि सवाल क्या पूछ रहा है। तो सीधा लागू की बात आता है, कक्षा स्तर पूछे 1 से 5 है और प्राथमिक स्तर, प्रारंभिक मत कर देना, ठीक है। यहाँ सभी विद्यालय आते हैं, विद्यालय सभी है। 1 से 10 वाला मैंने कहा वर्तमान में सभी क्रमोन्नत कर दिए, तो 10वीं का पैटर्न खत्म कर दिया है। तो अब क्या है, कक्षा 1 से 5 है, 1 से 8 है और 1 से 12 है। इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है कि 1 से 5 तक लागू है, प्राथमिक स्तर पर लागू है। क्लियर, एक बात, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं हम राजस्थान में CCE को SIQE कार्यक्रम या प्रोग्राम, कार्यक्रम ले लें या प्रोग्राम ले लें, प्रोग्राम के माध्यम से चलाया जा रहा है। अब क्या है, राजस्थान में जब CCE है उसको क्या कर दिया, SIQE के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो ये नया सवाल कि वर्तमान में जो CCE है उसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो SIQ भी कह सकते हैं, या किस प्रोग्राम के अंतर्गत जो संचालित किया जा रहा है। तो सरकार का जो प्रोग्राम है, राजस्थान सरकार का जो कार्यक्रम है वो है SIQE, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन की ये बात कर रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल। अभी लिखेंगे, सभी लिखेंगे, समझ रहे हैं थोड़ा सा, ताकि या फिर बात में मन आता है कि सर शुरू कब से SIQ, तो बात वही है, क्या कि हमने संपूर्ण राजस्थान में क्या किया, सत्र 2015-16 यही है। 15-16 जब आया तब 15-16 में SIQ के माध्यम से ही, तो हमने कहा राजस्थान में जो है वह सत्र 2015-16 से क्या किया जा रहा है, SIQE के माध्यम से क्या किया जा रहा है, इसको संचालित किया जा रहा है। और SIQ का मतलब क्या होता है, सीधा सा मैंने बात की कि SIQ का मतलब होता है स्टेट इनिशिएटिव, ठीक है, लिख देते हैं आपको ताकि पूरा स्पष्ट हो जाए।
क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना एक एक चीज़ हम ले लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। रुचि बनाए रखिए, बिल्कुल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि वीडियो देखा आज सब चीज़ आ जाएगी, सब समझ में आ जाएगी, एक एक प्रश्न आ जाएगा। SIQE क्या है? स्टेट, ब्लैक से लिख दे थोड़ा समझ में आसान से है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, सभी चीज़ मैं स्पष्ट कर दूंगा, दूसरा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश सभी लिख दूंगा मैं। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, हिंदी में लिख देते हैं आपके लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल कर रहा है, इनिशिएटिव। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। अब समझना क्या, ध्यान रखना, बात किसकी कर रहे हैं? SIQE जो राजस्थान सरकार का है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये लिखा है वैसे इनिटेटिव, लेकिन बोलते हैं जब उच्चारण होता है वो इनिशिएटिव कहते हैं, पहल होता है वो क्या, इनिशिएटिव लिखते हैं, तब क्या है हम लिख रहे हैं, बोल रहा है इनिशिएटिव यानी इनिटेटिव, लेकिन ये क्या है, इनिशिएटिव बोलते हैं उच्चारण में। तो ये क्या है, पहल, राज्य की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की क्या है, एक पहल है। और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत 3 प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें एक CCE भी है। अब यहाँ पूछेगा क्या, कन्फ्यूजन पहले बता दूं मैं, ताकि पढ़ें तब याद क्या करना है। एक फुल फॉर्म आ सकती है कि SIQ की फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म में वो क्या चेंज करेगा, वो इसको चेंज करेगा, फॉर। ठीक है ना, क्या करेगा, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, वो कर देगा ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, इन क्वालिटी एजुकेशन। तो हमें क्या, हमें तो पता ही नहीं सवाल कैसे, हम पढ़ते तो चले गए लेकिन सवाल कैसे आते हैं, गलत कहाँ करते हैं। मैंने कहा ना, इसीलिए हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, रुचि होगी, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। इंटरेस्ट के साथ बनिए और बिल्कुल लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है ना, अच्छा लगे तो, सीधी सी बात है। तो क्या है, फॉर, क्या है, फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ ध्यान रखना, इस फॉर को याद रख लेना, फॉर की जगह इन दे सकता है, ऑफ दे सकता है, और सीधी फुल फॉर्म में कोर्स में है, सिलेबस में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो हर चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो फॉर वो घुमा देगा और फॉर की जगह इन कर देगा, ऑफ कर देगा। तो फॉर का मतलब क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल, ये राज्य की पहल है। फिर बात करते हैं, इसमें मैंने कहा इसी के अंतर्गत 3 प्रोग्राम है। पहला कौन सा है, पहला है CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, आगे दूसरा अलग पेज पे ले लेते हैं ताकि क्लियर हो आपको। पहला तो समझ में आ गया, CCE। ठीक है, दूसरा कहता है ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी गतिविधि आधारित शिक्षण। क्लियर। फिर लेते हैं CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी यानी बाल
केंद्रित शिक्षा शास्त्र। क्लियर? देखिए, बात कर ली हमने SIQE, दिमाग में रहेगा कब शुरू हुआ, तो कब, यानी पूरे राजस्थान में जब लागू किया गया तो इसी प्रोग्राम को साथ लेके किया गया कि SIQ है, इसमें 3 प्रोग्राम सम्मिलित किए जाते हैं, एक CCE, एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और एक CCP यानी चाइल्ड सेंटर पेडागोजी यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र का मतलब होता है बालक पर केंद्रित सभी शिक्षण विधियाँ, सभी शिक्षा के उपक्रम, जिससे बालक की शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, वो बालक है। हमें बालक के गुणवत्ता पूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास, सभी पहलुओं के विकास पर क्या देना है, बल देना है। इसलिए राजस्थान सरकार SIQ के माध्यम से इन तीनों प्रोग्राम को साथ लेकर जो सीखने के प्रतिफल है, लर्निंग आउटकम है, उसमें भी क्या, इन सभी प्रोग्रामों के माध्यम से बच्चे ने जो सीखा है, किस हद तक सीखा है, कहाँ तक सीखा है, उसको पता करने के लिए और निरंतर जांच करने के लिए ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो 3 ध्यान रखना क्या क्या है, CCE, दूसरा CC पहला आ गया एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी गतिविधि आधारित शिक्षण। क्यों है गतिविधि बेस्ड, यानी बच्चों को अनेक प्रकार की एक्टिविटी माध्यम से, ताकि बच्चे की क्या है, रुचि बनी रहे, रुचि बनेगी, इंटरेस्ट बनेगा, चीज़ें क्या होगी, याद होगी, नॉलेज है वो क्या होगा, स्थायी होगा। फिर आता है क्या, CCP बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यानी बाल केंद्रित यानी मेन सेंटर कौन है, मेन सेंटर है वो कौन है, बालक है। उस बालक को ध्यान में रखकर क्या है, शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट SIQ का क्लियर, किस सत्र में आया ये भी क्लियर, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से रखना है ताकि आगे चीज़ें हम और बात करें तो आपकी क्या हो, चीज़ स्पष्ट हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं जहाँ से नया और लेटेस्ट सवाल आ सकता है। क्या आ सकता है कि मूल्यांकन जो प्रक्रिया है, कौन सी, CC की, CC की जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, मूल्यांकन प्रक्रिया है किए जाने वाले कार्य, ठीक है। यानी एक सवाल ये आएगा कि CC यहाँ मापन और मूल्यांकन से कैसे अलग है, क्योंकि CC जो चलता है सतत व्यापक है, एक हम मापन और मूल्यांकन भी पढ़ते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है, खासकर रीट के जो बच्चे हैं उनमें दोनों चैप्टर है। फर्स्ट ग्रेड में तो अलग से सिर्फ दे रखा है SIQE, ठीक है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन होते हैं कि मापन मूल्यांकन, तो मापन मूल्यांकन से ये अलग है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन से कार्य इसमें किए जाते हैं और कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, मैंने पहले ही कहा था कि जितनी भी चीज़ें मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, स्पष्ट रूप से सभी चीज़ें ऑथेंटिक मिलेगी। और मैंने कहा था ऑथेंटिक चीज़ें क्या है, जो खुद राजस्थान सरकार का है या CBSE का जो फॉर्मूला है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका मैटर आपको कहाँ मिल सकता है। और मैंने इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, लेकिन जो लाइन है, सभी लाइन है, जितने भी फैक्ट है वो ऑथेंटिक है। तो कहाँ से है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम उस पर भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। जैसे मैंने कहा ये राजस्थान जो SIQ की मैंने कहा एक किताब है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये प्रिंसिपल हैंडबुक है, सभी स्कूल्स को ये प्रदान की गई है। इसी स्कूल में कहा है कि SIQ में कौन कौन से प्रोग्राम है, किस ढंग से प्रोग्राम है, उसको है। तो सारा मैटर क्या है, राजस्थान का जितना है आपको इस मैटर में मिल जाएगा। फिर दूसरा, इसी में हमने कहा SIQ क्या है, प्रारंभ कब हुआ, क्या हुआ, तो हमने पूरा लिख रखा है, इसमें सभी चीज़ें आई कि किसको किस ढंग से प्रारंभ किया गया है। शुरू में हमने कहा 2010-11, तो लिख रखा है प्रारंभ भी कितने, 60 विद्यालय में प्रारंभ किया गया। 2015 में ये क्या है, संपूर्ण जो प्रोग्राम है वो लागू किया गया। फिर बात करते हैं निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा, इसने पूरा प्रोग्राम दिया है। इसी लेटर में सारी बातें हमने क्या है, मेन इंपॉर्टेंट, कितने टर्म्स है, क्या नहीं है, कैसे चेंज हुए, तो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। फिर ये किताब आती है CBSE की, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसने क्या है कक्षा 9 और 10 के लिए एक अलग से बुक्स निकाली है, जो CBSE खुद की किताब है। और इसी किताब में से हमने CBSE का पैटर्न लिया, जिसमें से एग्जाम के सवाल आते हैं, उसी के आधार पर हमने उसको समझने का प्रयास किया। तो इसमें पूरा लिखा है कब लागू हुआ, किस प्रकार से है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो हमने इसी चीज़ों को इसी के अकॉर्डिंग लिया है, इसलिए कोई आपको
अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरा सार रूप ग्रहण किया और सभी काम की चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम में आ सकती है डिस्कस लिया। ये इसलिए आपको बताया तो आपको ये नहीं लगे कि चीज़ें कहाँ से पढ़ी है, हमने भी इसमें से पढ़ी है और अच्छे ढंग से लिया, आपके लिए तैयार किया है ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए और बार बार किताबें गाइडों के चक्कर में गलत सवाल नहीं कर दें, क्योंकि समझ में आता नहीं है। कई मैटर हर जगह क्या है, अधूरा है, कहाँ कहाँ फ़र्क है, आंकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है। कई बोल देते हैं मूल्यांकन मूल्यांकन, अरे मूल्यांकन बाद की चीज़ है, इसमें आंकलन चलता है, असेसमेंट चलता है, रचनात्मक आंकलन की बात करती है। आंकलन जगह मूल्यांकन करोगे तो एग्जाम में गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में देगा रचनात्मक आंकलन, क्योंकि हम कहते हैं FA SAE नहीं कहते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ना, इसलिए ढंग से पढ़ना है, कहाँ गलती कर देंगे मैं सब आपको आराम से बताऊंगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। देगा निम्न में से कौन सा एक कार्य सीसी का है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ मापन और मूल्यांकन से अलग करना है, वो एक पॉइंट मापन और मूल्यांकन का इस मूल्यांकन के साथ मिला देगा। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है। पहली चीज़, कौन से कार्य किए जाने हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये किए जाने हैं। तो क्या क्या करना है भाई, इसमें देख लेते हैं। पहला तो क्या करना है, बालकों का मूल्यांकन करना, शुरुआत क्या करेंगे, हमें सतत व्यापक है, सतत व्यापक में क्या है, मूल्यांकन आएगा एंड में, चलेगी प्रोसेस क्या आंकलन की, लेकिन मूल्यांकन क्या है अंत में आएगा। तो इसको भी हम स्पष्ट करेंगे ताकि आपको पता चले आंकलन क्या है और मूल्यांकन क्या है। तो लास्ट में क्या है, मूल्यांकन एक अंतिम प्रक्रिया है जिसमें क्या है, निश्चित रूप से जितने भी परिवर्तन हो चुके हैं उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो मूल्यांकन है। जबकि आंकलन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो चलती रहती है। कब, जब शिक्षण होता है, शिक्षण के दौरान जो प्रक्रिया चलती है वो आंकलन कहते हैं। तो हम लिखेंगे, उसको लिखकर आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात आ गई, बालकों का क्या करना, मूल्यांकन करना। फिर क्या है, बालक सीखने के दौरान, यानी बालक जब सीख रहा है, सीखने के दौरान उसकी गति व स्तर दोनों का अध्ययन करना व इसमें लगने वाले समय का भी अध्ययन करना। क्या कह रहा है, देखो मूल्यांकन करना, ये क्या कह रहा है, बालक की गति वो स्तर, गति का मतलब दौड़ नहीं रहा है, बालक किस गति से समझ रहा है, किस गति से सीख रहा है, उस गति को भी महत्वपूर्ण मानना है। और उस सीखने के दौरान उसको कितना समय लग रहा है, यानी केवल वो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट कितने समय में सीख रहा है, केवल बेसिक गणित है, जो बुनियादी गणित है, संख्या ज्ञान है, उसको सीखने में वो कितना समय ले रहा है। इसका मतलब दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि बच्चे की गति क्या है, बच्चे का स्तर क्या है और किस ढंग से क्या है, वह कितना समय ले रहा है चीज़ों को समझने के लिए। फिर आता है निरंतर सूचनाएं इकट्ठे करना। इसमें क्या है, निरंतर, क्योंकि हमने क्या कहा था, ये सतत और व्यापक है। इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, निरंतर रूप से सूचनाएं, निरंतर रूप से सूचनाएं प्राप्त करना व उन्हें लिपिबद्ध करना। क्या कह रहा है, जरूरी सूचनाएं तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन लिपिबद्ध करेंगे, यानी हर चीज को क्या करेंगे, नोट करेंगे, टेस्ट लेंगे, नोट करेंगे, ग्रेडिंग देंगे, नोट करेंगे। यानी हर जगह केवल आपको अवलोकन नहीं करना है, केवल आंकलन नहीं करना है, सूचनाएं तो प्राप्त करनी ही करनी है, लेकिन सूचनाओं के साथ क्या करना है, उन्हें लिपिबद्ध भी आपको करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, सूचनाओं के आधार पर फीडबैक, समझा चुका हूं। फीडबैक में, फीडबैक का मतलब क्या होता है, प्रतिपुष्टि। फीडबैक प्रदान करना, फीडबैक प्रदान करना जिससे क्या हो, प्रदान करना जिससे
सकारात्मक कार्रवाई की जा सके, जिससे सकारात्मक कार्रवाई की जा सके। ठीक है, फीडबैक लेना, फीडबैक लेंगे तो क्या है, वापस क्या है, बच्चे का पता चलेगा कौन सी कमियां हैं, और जब कमियां पता चलेगी तो हम क्या करेंगे, बच्चे का उपचार करेंगे, उसके आधार पर निरंतर रूप से उपचार करेंगे। और लास्ट ले लेते हैं, निरंतर आधार पर यानी कंटिन्यूस, निरंतर आधार पर रिपोर्ट तैयार करना व प्रत्येक बालक के प्रति संवेदनशील होना। क्लियर, सिंपल है, आराम से ये कार्य करने हैं। क्या करना है, निरंतर स्टार्ट होगा, बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षण शुरू करना है। उसके बाद क्या करना है, निरंतर हमें क्या करना है, सूचनाएं प्राप्त करनी है, उनको क्या करना है, दर्ज भी करना है। बालक का स्तर क्या है, गति क्या है, सीखने में कितना समय ले रहा है, इन सबको महत्वपूर्ण मानना। दूसरा, निरंतर सूचनाएं इकट्ठा किया और फिर क्या है, फीडबैक और प्रतिपुष्टि, यानी क्यों, ताकि बच्चे का क्या है, आगे हम सकारात्मक कार्रवाई कर सकें, डिफाइन कर सकें। ये कार्य तो क्या करना है, करने हैं। ये कार्य क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया में ये कार्य करने हैं। आगे महत्वपूर्ण आता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन से कार्य नहीं करने हैं, इंपॉर्टेंट। मूल्यांकन प्रक्रिया किसकी, सीसी की, ठीक है ना, इसीलिए वो सतत और व्यापक है, जो मापन और मूल्यांकन से क्या होगा, अलग होगा, इसीलिए अलग हो रहा है कि सीसी मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य नहीं करने हैं। ध्यान रखना, नहीं करने हैं। अब जो लिखूंगा ना, वो कार्य नहीं करने हैं, किसमें, सीसी में नहीं करने हैं। दूसरे मूल्यांकन में कर सकते हो, मापन और मूल्यांकन में कर सकते हो, लेकिन सीसी ये जो सतत और व्यापक है, उसमें हमें ये कार्य नहीं करना है। इसको ध्यान रखना। क्या क्या नहीं करोगे भाई, तो पहलाता है कि बच्चों को या बालकों को ब्लैक से लिखते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा आपको। बालकों को मंदबुद्धि, कमजोर व प्रतिभाशाली में वर्गीकृत करना। दूसरा, बालकों की तुलना करना। और तीसरा, नकारात्मक बयान देना। क्लियर, समझते हैं। देखिए क्या कहा मैंने, मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य जो है नहीं करने हैं, यानी ये 3 कार्य नहीं करना है। क्या कार्य नहीं करना है, पहला तो आपको क्या करना है, किसी बच्चे को मंदबुद्धि, कमज़ोर या प्रतिभाशाली में वर्गीकृत करना, यानी आपको वर्गीकृत नहीं करना है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, ये कार्य नहीं करना है। जबकि क्या होता है, मापन और मूल्यांकन में जो हम करते हैं, वहाँ कहते हैं कि बच्चा है 10 में से कितने 8 नंबर लाया, इसका मतलब ये क्या है, ये ठीक है। 2 नंबर लाया, 1 नंबर लाया, इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल कमज़ोर है, मंदबुद्धि है। उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों की क्या करते हैं, तुलना भी करते हैं, नंबर भी देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, नंबर नहीं है, ग्रेडिंग सिस्टम है। और पहले ही हमने ले लिया था कि यह परीक्षण पर बल नहीं देता, बल्कि संपूर्णतावादी शिक्षा प्राप्ति पर बल देता है। शिक्षा सभी का हक है और शिक्षा सभी को प्राप्त होनी चाहिए। केवल आप परीक्षण द्वारा किसी को पीछे नहीं रख सकते, यही तो बात कहना चाहता है। इसीलिए इसमें क्या है, कमज़ोर, मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली में आपको वर्गीकृत नहीं करना है। दूसरा,
हमेशा किसी भी बालकों के मध्य क्या है, तुलना नहीं करनी है, ये ज़्यादा होशियार है, ये कमज़ोर है, ऐसे है। तो ये सीधे नियम है और सीधा आएगा कि निम्न में से कौन सा एक कार्य, 3 दिए हैं बुक्स में दिए ऑथेंटिक, वही मैंने लिखे हैं, कोई मेरी मर्जी से नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। तो चीज़ सही है, ऑथेंटिक है, याद करनी है। तीसरा क्या है, नकारात्मक बयान देना। इसमें क्या है, टिप्पणी हमेशा सकारात्मक होती है, नकारात्मक नहीं होती। नकारात्मक बयान आप नहीं दे सकते, मापन मूल्यांकन में दे सकते हो, ठीक है ना। बच्चा कमज़ोर है उसके अनुसार दे सकते हो, नोट डाल देते हो, ध्यान देना ये है, परिवारजन को भी लिखकर भेजते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, पॉजिटिव यानी सकारात्मक टिप्पणी देनी है। बालक सीख रहा है, अभी तो शुरू हुआ है, हमें परीक्षा का भय मिटाना है। तो हम क्या करेंगे, अभी अल्फ़ाबेट सीख रहा है, 10 तक उसको गिनती आती है, हमने 100 तक का लिखो, लेकिन 10 तक लिखिए, तो भी हम क्या करेंगे, 10 तक लिखिए, आगे सीखने का प्रयास कर रहा है। यानी पॉजिटिव चलना है, नकारात्मक चलना है, ताकि बच्चे को लगे कि 10 तक तो लिखिए, फिर वो धीरे धीरे क्या आगे बढ़ेगा और अपने स्तर पर वो धीरे धीरे पहुंच जाएगा। तो ये हमें प्रोसेस चलनी है, यानी सीधा सा 3 काम करने हैं जो इसमें नहीं करने हैं। मंद बुद्धि, कमज़ोर, प्रतिभाशाली में वर्गीकृत करना, तुलना करना और जो है नकारात्मक बयान देना। तो इस प्रकार से चीज़ों को क्या है, हमें आराम से समझना है। तो आराम से चीज़ें हमने समझी, कुछ इंट्रोडक्शन लिया। तो ये क्या है, ये हमारा सीसी का प्रथम वीडियो है। तो काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी लगी है। फिर अगले वीडियो में जितने भी हम सम पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं मतलब शब्दावली है, जो रचनात्मक आकलन, आधार रेखा आकलन, योगात्मक आकलन, चेकलिस्ट, शिक्षण योजना, उन सब के बारे में व्यवस्थित राजस्थान और सीबीएसई दोनों पैटर्न्स की हमें बात करनी है, ठीक है ना। लंबा वीडियो, इसलिए हमें एक वीडियो में ये संभव नहीं है कि आपको सारी चीज़ें समझा दे। शॉर्ट में तो मैं 10 मिनट में कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मुझे पता है कि बच्चों का ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो क्लियर अभी तक नहीं है। देखते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग सुनाते हैं। आकलन को मूल्यांकन बोल देते हैं, मूल्यांकन को आकलन बोल देते हैं, लेकिन जहाँ जो शब्द है वही प्रयोग करना है। कक्षा 1 से 5 है तो 1 से 5 है, सभी विद्यालय है तो विद्यालय सभी है। तो मैंने हर डाउट को आपको क्लियर किया है, आगे भी क्लियर करेंगे। तो क्या करना है, आपको फर्स्ट वीडियो को ढंग से देखना है, समझना है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो मैं और बेहतर ढंग से दूसरा वीडियो बनाएंगे और आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है। तब तक आराम से जो चीज़ ये पढ़ी है उसको ध्यान दें, और जितनी भी शब्दावली है, जितने भी शब्द है, उसको हम क्या है और स्पष्ट तरीके से लेंगे। सेकंड वीडियो में राजस्थान और सीबीएसई का जो पैटर्न है, ग्रेडिंग का है, ग्रेडिंग में क्या शामिल है, क्या नहीं है, किस ढंग से ग्रेडिंग होती है, कौन सी अवधि में होती है, सारी चीज़ें ऑथेंटिक रूप से याद करवा दूंगा मैं यहीं क्लास में। आपको कहीं दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जुड़े रहें और इसी तरह आपका प्रेम और स्नेह बनाए रखें, ठीक है। धन्यवाद।